हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अगले पार्ट में अब हम बात करते हैं सुसाइडल बैग्स की। यस, दैट इज लाइसोसोम की। तो आप देख पा रहे होंगे इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। इट इज नोन एज लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, दे आर नोन एज डाइजेस्टिव मशीन, डाइजेस्टिव बैग्स, सुसाइडल बैग्स, अलग अलग टाइप के नाम दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी की, देन उसकी डेफिनेशन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, कैसे इसकी सिंथेसिस होती है, उसके बाद फंक्शन और मॉल फंक्शंस की भी बात करेंगे। तो एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिस्कवरी। लाइसोसोम की जो डिस्कवरी थी बच्चों, वो एक्सीडेंटल थी। ठीक है, बेल्जियन साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन डिड्यू, उन्होंने 1949 में सबसे पहले इनको स्टडी किया था। बट द टर्म लाइसोसोम वाज गिवन बाय नोविकोव। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नोविकोव ने टर्म दी, वर्ड दिया, और स्टडी किसने किया सबसे पहले? डिडेव ने। अब बात आ जाती है डेफिनेशन की, व्हाट इज लाइसोसोम। तो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेली है। दे आर सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर जहां पे बहुत सारे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, एंड कॉमनली दीज एंजाइम्स आर नोन एज हाइड्रोलेजेस। ठीक, अब स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें, कंपोजिशन वाइज हम बात करें, तो इसमें लिपिड्स होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होंगे, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था बच्चों। तो बहुत सारे जो चीजें हैं उसमें कंफ्यूज ना होके एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। सबसे पहले लाइपेज एंजाइम, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, राइट। अमाइलेज यहां पे प्रेजेंट होते हैं। अमाइलेज किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट्स के, शुगर के। देन दे कंटेन्स प्रोटीएजेस, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ये भी यहां पे प्रेजेंट होंगे। एंड न्यूक्लियेजेस, ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स फॉर न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। दिस 4 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट हियर। इसके अलावा यहां पे मेम्ब्रेन में लिपिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। जनरली दे आर स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, बट लाइसोसोम कैन बी इरेगुलर ऑल्सो। यहां पे आप देख रहे हो स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, लेकिन ये इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है कि यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोट में प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलते हैं। बट देयर आर एक्सेप्शंस। कहते हैं ना वो साइंस से क्या जिसमें एक्सेप्शन ना हो। तो एक्सेप्शंस भी हैं कि कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज भी हैं, सेल स्ट्रक्चर्स भी हैं जहां पे ये नहीं पाए जाते, यहां पे एब्सेंट होते हैं। मैमेलियन आरबीसीज में लाइसोसोम नहीं होंगे, ह्यूमन आरबीसी में नहीं होते। ठीक है, अब प्लांट सेल में, फंजाई की सेल में या फंगल सेल में इसका जो फंक्शन है इट इज टेकन ओवर बाय वैक्यूल। तो वो जो लाइसोसोम फंक्शन करते हैं वो फंक्शन कौन कर देता है? प्लांट और एनिमल फंगल सेल में वैक्यूल वो फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं। साइज की बात करें तो 0.2 से लेके 0.8 म्यूमीटर तक इसका जनरली साइज होता है बच्चों। बट ल्यूकोसाइट्स में इसका साइज ज्यादा होता है, बड़ा होता है, राइट। तो ये सेल्स, ये सेल ऑर्गेनेलीज रादर आर प्रेजेंट एवरीवेयर। और जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, जो फैगोसाइटोसिस करती हैं, जो एक तरह से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, उन सेल्स में ये अबंडेंस में भी होती हैं। तो एनिमल सेल्स में अबंडेंस में कहां पे होंगी फैगोसाइटिक सेल्स? कौन कौन सी होती हैं एनिमल्स में? मैक्रोफेजेस हो गया, ल्यूकोसाइट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, कुफर सेल्स हो गए, यहां पे ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती है। अब जो लाइसोसोम है बच्चों, लाइसोसोम की जो सिंथेसिस है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो होती है जीईआरएल सिस्टम से। जीईआरएल में जी स्टैंड्स फॉर गोल्गी, ईआर फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड एल इज लाइसोसोम, इसका थर्ड कंपोनेंट। तो जीईआर से इसकी सिंथेसिस होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और बीच में राइबोसोम, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। जो प्रिकर्सर्स हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के, जो हाइड्रोलाइसिस हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के जो प्रिकर्सर्स हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड एट, फॉर्म्ड एट, कहां पे होंगे बताओ? यस, रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब कैसे इनकी सिंथेसिस होती है देखिए, सबसे पहले हमें पता है एंजाइम का नेचर क्या होता है, एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, और राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री है। राइबोसोम्स कहां पे प्रेजेंट था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो राइबोसोम ने क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया। अब हमें यह भी पता है कि वो ट्रांसपोर्ट होके कहां जाएंगे वो प्रोटीन, गोल्गी बॉडीज के सिस फेज में, सिस फेज में आ जाते हैं, और वो पैकेजिंग के बाद ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होके कहां जाते हैं, क्या बना देते हैं, ट्रांसफेज में, मैचुरेशन फेज में प्राइमरी लाइसोसोम बन जाता है उससे। प्राइमरी लाइसोसोम, these are the lysosome which store enzyme acid hydrolases, they store acid hydrolases enzymes। इतना ही काम होता है इसका, इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिव नहीं है। ये एंजाइम बना कहां, साइटोप्लाज्म में बना, राइबोसोम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले जो लाइसोसोम बनते हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड लाइसोसोम को हम प्राइमरी लाइसोसोम कह देते हैं। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम जब अपना काम करना शुरू कर देते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस, और जो प्राइमरी लाइसोसोम थे उनके फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनती है वो कहलाती है सेकेंडरी लाइसोसोम, या इनको हम फैगोसोम भी कह देते हैं बच्चों, और हेट्रोफैगोसोम भी ये कहलाते हैं। क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट वर्ड हम यूज करते हैं फॉर टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, दैट दे शोज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एनीबॉडी गॉट एनी आइडिया? जब एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट हो, मोर देन वन फॉर्म ऑफ ए स्ट्रक्चर, देन इट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, और प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो आप यहां पे देखिए कि सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन हुई बच्चों, चलो बताओ फटाफट। सबसे पहले क्या बना था, प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन हुई। प्राइमरी लाइसोसोम में फ्यूजन के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम बन गए, ये सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो गई यहां पे। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम रेजिडुअल बॉडी में चेंज हो जाते हैं, इन रेजिडुअल बॉडी को ही हम टर्सरी लाइसोसोम भी कहते हैं। रेजिडुअल बॉडी और टर्सरी लाइसोसोम, वो लाइसोसोम जहां पे सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट हो, और वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल की मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगा। तो ये इफेजी करते हैं, एक्सोसाइटोसिस शो करते हैं। और जब ये काम नहीं हो पाता तो आगे हम डिस्कस करेंगे, जब ये काम नहीं होता तो एक डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं स्टोरेज डिजीज। आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में, व्हाट इज स्टोरेज डिजीज। उसके बाद ऑटोफेजिक वैक्यूल्स आपको दिख रहे हैं। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स क्या होते हैं, ऑटोफेजिक क्या होती है, देखिए जब प्राइमरी लाइसोसोम्स का फ्यूजन हो जाए, ठीक है, डिजेनरेटेड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल के चारों तरफ, तो उसको क्या कहेंगे, ऑटोफेजी। और वहां पे जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वहां पे जो लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे, वो ऑटोफेजिक वैक्यूल या ऑटोफैगोसोम्स कहलाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ऑटोफेजी शो करते हैं, डिस्पोज बैग या डिस्पोजल बैग की तरह काम करते हैं, कि मेम्ब्रेन रप्चर होगी लाइसोसोम की, और लाइसोसोम की मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या है, सॉरी, लाइसोसोम के एंजाइम्स और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या है, सिर्फ ये मेम्ब्रेन ही तो है। ये मेम्ब्रेन अगर किसी भी रीजन से रप्चर हो गई तो सारे के सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं कहां जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, और सेल को इनगल्फ करना, सेल के पार्ट्स को इनगल्फ करना शुरू कर देंगे। देन दे आर नोन एज सुसाइडल बैग। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कब कहा जाता है, जब वो ऑटोफेजी शो करता है, उसकी मेम्ब्रेन की रप्चरिंग हो जाती है। तो प्राइमरी लाइसोसोम का फ्यूजन हुआ, सेकेंडरी लाइसोसोम बन गए, वहां से टर्सरी लाइसोसोम जो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, इफेजी के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस उनको बाहर निकाल देते हैं। अगर इसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो वो फैगोसाइटोसिस शुरू कर देती है, सेल इनगल्फिंग शुरू कर देती है, देन इट इज नोन एज सुसाइडल बैग। क्लियर। तो ऑटोलाइसिस क्या होता है सॉरी, कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल या टिश्यू या ऑर्गन लाइसोसोम की हेल्प से, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों, ऑटोलाइसिस। तो ये सारी फॉर्म्स क्योंकि यहां पे प्रेजेंट हैं, देन द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म इज यूज्ड फॉर लाइसोसोम। एक बार फिर से आप यहां पे देखिए, सबसे पहले क्या था, प्राइमरी लाइसोसोम था। प्राइमरी लाइसोसोम का फ्यूजन हो गया, ये प्राइमरी लाइसोसोम, इनका फ्यूजन होने से क्या बन गए,
सेकेंडरी लाइसोसोम, यहां पे सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो गई। प्राइमरी लाइसोसोम में इनएक्टिव फॉर्म में एसिड हाइड्रोलाइसिस थे, यहां पे ये एक्टिव हो गए, मतलब डाइजेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि ये मेम्ब्रेन के पास है, तो मेम्ब्रेन में जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस हैं वो जब बाहर निकलेंगे इसके थ्रू, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, जिसको हम इफेजी कहते हैं, देन दे आर नोन एज टर्सरी लाइसोसोम, या बताओ रेजिडुअल बॉडी इनको क्या कह दिया जाता है। और जब इसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, इनकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, तो सारे के सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, ऑटोफेजी स्टार्ट कर देंगे, देन दे आर नोन एज ऑटोफेगोसोम। क्लियर? अब प्राइमरी लाइसोसोम में से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बाहर निकल जाते हैं कई बार, ठीक, यहां पे आपको दिख रहा है रेजिडुअल बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, या ऑटोफेगोसोम के फॉर्म में वो डिस्ट्रक्शन कॉज करना शुरू कर देते हैं, सुसाइडल बैग की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो टाइप ऑफ लाइसोसोम आपको क्लियर हो गया। अच्छा चलिए एक चीज और बता देता हूं, पीएच कितनी होती है? पीएच इज नियरली 5, इसलिए एसिड हाइड्रोलाइसिस इनको कहा जाता है ना। नाउ फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये दोनों चीजें मैं बता रहा था आपको अभी, कि एंट्री होगी तो एंडोसाइटोसिस की सेल की इन्वेजिनेशन के थ्रू जब एंट्री होती है तो उसको एंडोसाइटोसिस कहेंगे। ऑलरेडी ये भी मैं बता चुका हूं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में कि अगर सॉलिड सब्सटेंसेस आते हैं तो उसको फैगोसाइटोसिस कहेंगे, सेल ईटिंग कहेंगे, और अगर लिक्विड्स आते हैं देन इट इज नोन एज सेल ड्रिंकिंग। और जब रेजिडुअल बॉडी वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं देन इट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दोनों शो होती हैं बाय लाइसोसोम। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं? दे शोज हेट्रोफेजी, एक वर्ड होता है बच्चों हेट्रोफेजी, डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल रिसीव्ड इन सेल बाय फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, तो उसको हम क्या कह देते हैं? हेट्रोफेजी। तो हेट्रोफेजी शो होता है। इसके अलावा एक चीज और अभी हमने डिस्कस करी थी, ऑटोफेजी, जब सुसाइडल बैग की तरह वो एक्ट करता है ना। तो ये तो हो गया इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा ये? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे करेगा, या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे होता है लाइसोसोम की हेल्प से? अब जो ओस्टियोक्लास्ट, ये भी आपको याद होना चाहिए, मैंने टिश्यूज में बताया था, बोन ईटिंग सेल्स को कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, हम ईटिंग लिख देते हैं, बोन ईटिंग सेल्स ओस्टियोक्लास्ट। वो क्या करेंगे, जो अनवांटेड पार्ट है बोन्स को डिसोल्व कर देते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन फंगल लाइसोसोम भी शो करते हैं, फंगल लाइसोसोम आल्सो शोज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात कर ली हमने, ऑटोफेजी की बात कर ली हमने। ऑटोफेजी को मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, ऑटोलाइसिस भी कहते हैं, ऑटोलाइसिस भी कहा जाता है, जहां पे ओल्ड सेल्स को रिमूव किया जाए, ओल्ड सेल्स आर रिमूव्ड, देन इट इज नोन एज ऑटोलाइसिस। तो जो अनवांटेड ऑर्गन्स हैं एम्ब्रियो के, वो भी ऑटोलाइसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय होते हैं। चलो एक और चीज, मेटामॉर्फोसिस इन टेडपोल होती है कि लार्वा से एडल्ट फॉर्म बनना, टेडपोल से एडल्ट फॉर्म बनता है। तो यहां पे बच्चों एक केमिकल होता है कैथेप्सिन, लाइसोसोम में एक केमिकल है कैथोप्सिन, वो क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है टेल ऑफ टेडपोल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, इसलिए अडल्ट में टेल नहीं होती है। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो ये देखिए ऑटोफेजी कैसे हुआ, है ना, सेलुलर सोल्यूबल डेब्रिस बाहर निकल गया एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, सेल ईटिंग, ओल्ड डैमेज्ड सेल या उसके पार्ट को रिप्लेस कर देना, फैगोसाइटोसिस अगर सॉलिड है, पिनोसाइटोसिस अगर, तो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन अगर रप्चर होके और ऑटोलाइसिस शुरू कर दे देन दे आर नोन एज फैगोलाइसोसोम। क्लियर? चलिए
ये डेवलपमेंट प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। अब अपोप्टोसिस क्या होता है? अपोप्टोसिस इज नोन एज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, कि जो सेल का डिजेनरेशन है या अनवांटेड पार्ट को रिमूव करने की जो प्रोसेस है, जो अभी मैंने बताया था कि जो टैडपोल होता है, टैडपोल की जो टेल है उसको कैटेप्सिन जो है वो खा जाता है, इसलिए एडल्ट्स में टेल नहीं देखने को मिलती। मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे भी ये काम हो जाता है। अब ये तो कि जब वो फंक्शन कर रहा था, माल फंक्शनिंग से क्या होता है, जब फंक्शन नहीं करेगा लाइसोसोम तो क्या होगा, या उल्टा काम करना शुरू कर दे तो क्या होगा। उल्टा काम तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, अब नहीं करेगा तो क्या होगा। अब हमें ये पता है कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व है, इट इज इन्वॉल्व इन, लाइसोसोम इज इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, विद इन द सेल डाइजेशन को इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। लेकिन ये अपना काम नहीं कर रहा है, फेल हो गया तो क्या होगा, ये मान लीजिए लाइसोसोम है, यहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, यहां पे वेस्ट आया तो उसको नॉर्मली डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जब ये काम नहीं कर रहा तो ये इसमें इकट्ठा होता चला जाएगा। उसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसको कहा जाता है स्टोरेज डिजीज, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, स्टोरेज डिजीज हो जाती है, राइट। तो जब इंट्रासेलुलर डाइजेशन कंप्लीटली नहीं होता, जो एंजाइम्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं, नॉन फंक्शनल हो जाएं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एंजाइम के नॉन फंक्शनल होने के, म्यूटेशंस हो सकती हैं, ड्रग्स हो सकती हैं, एक्सरेज हो सकते हैं, मतलब रेडिएशंस हो सकती हैं किसी भी टाइप की, एक्सरे, यूवी रेज, है ना। तो उस वजह से जो फूड कंपोनेंट है वो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा सेल में और इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए इस कंडीशन को कहा जाता है बच्चों स्टोरेज डिजीज। तो स्टोरेज डिजीज किसकी वजह से होता है, ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम। एक और बीमारी, एक और कंडीशन, टी-सेक्स डिजीज, कि ब्रेन सेल में एक्युमुलेशन हो जाता है फैटी सब्सटेंसेस का ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम एंजाइम्स, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है एंड इट कैन इवन कॉज डेथ। इसी तरह ग्लाइकोजेनोसिस जो है, वहां पे अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स कैन बी कॉज। ये टी-सेक्स में देखिए कि जो हेक्साजीन है हमारे डीएनए का, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, उसकी वजह से जो न्यूरॉन्स हैं उनकी स्वेलिंग हो जाएगी एंड इट कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन, मोटर डिले, कि कोऑर्डिनेशन अफेक्टेड हो जाता है, कोऑर्डिनेशन इज अफेक्टेड। और दूसरे स्टोरेज डिजीज में आप देख रहे हो वेस्ट का रिमूवल नहीं हो पाता, वेस्ट रिमूवल इज अफेक्टेड, तो वो सब्सटेंसेस लाइसोसोम में इकट्ठे रह जाते हैं, इसको स्टोरेज डिजीज कहा जाता है। तो ये ओवरऑल पॉलीमॉर्फिज्म का व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया, उसके बाद क्या आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडी से क्या बन गया, लाइसोसोम, लाइसोसोम इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे क्योंकि इनएक्टिव स्टेज में है, इसका फ्यूजन होकर क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स की इंटरेक्ट करेंगे, राइट। और उसमें से जब एक्सोसाइटोसिस होगा दे एक्ट एज रेजिडुअल बॉडी और टर्सरी लाइसोसोम, और जब वो ऑटोफेजी शुरू कर देंगे तो उनको ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ऑटोफेगोसोम कहते हैं, ठीक है। एक क्विक रिकैप आप यहां से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं कि डिड्यूव ने इसको सबसे पहले पढ़ा, लाइसिस करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, एसिडिक होते हैं, pH 5 होती है, ये स्ट्रक्चर है लाइसोसोम की, केमिकल कंपोजिशन मैंने आपको बताई लाइसोसोम की, राइट, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देन फंक्शंस, सिंगल या यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो नॉर्मली डाइजेस्टिव बैग की तरह करता है, इंट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, बट किसी भी रीजन से जब इसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो वो ऑटोलाइसिस शुरू कर देता है, देन इट इज नोन एज सुसाइडल बैग। जब नॉन फंक्शनिंग हो जाती है तो उसकी वजह से दो बीमारियां हो जाती है, स्टोरेज डिजीज हो जाएगी, टी-सेक्स डिजीज हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो सारी डिटेल्स हमने कर ली हैं, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप यहां पे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ पार्ट, दैट इज वैक्यूल। हमने स्टार्ट किससे किया, हमने स्टार्ट किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसके बाद हमने पढ़ा गोल्गी, अब हमने डिस्कस कर लिया लाइसोसोम, तो GERL सिस्टम पूरा कर लिया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने किसकी बात कर ली, हमें पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हमें पता है गोल्गी एपरेटस होता है, हमें पता है अब लाइसोसोम भी होते हैं, और लास्टली वैक्यूल्स।
अब आप ये बता दीजिए, आप में से अगर कोई बता सकता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी अपैरेटस और डिक्टियोसोम में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद बात करते हैं वैक्यूल्स की।